गुड इवनिंग एवरीवन। अभी गुड लोग आए इवनिंग हुए सर। हैं, 37 आ गए हैं लोग। गुड इवनिंग सर। मैं तब तक रिवीजन करा देता हूँ थोड़ी देर तक, जब तक लोग ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है हाँ उसका। सर। कुछ क्वेश्चंस दिए थे, मैं होप करता हूँ सभी ने ट्राई किए होंगे एटलीस्ट। ठीक, तो हमने अभी तक लास्ट लेक्चर में जो देखा था, बेसिकली ये देखा है कि अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हो वेक्टर फॉर्म में, तो आप बड़ी आसानी से ऐड कर सकते हो। आई कैप वाला टर्म ऐड हो जाता है आई कैप वाले टर्म के साथ, जे कैप वाला टर्म ऐड हो जाता है जे कैप वाले के साथ, और के कैप वाला ऐड हो जाता है के कैप के साथ। ठीक है ना। उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर हमें कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड किस तरह से कैलकुलेट किया जाए। मान लो कि आपको एक वेक्टर दिया हुआ है जो कि है ए वेक्टर। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो कि हमें एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, जो कि है 2 i कैप प्लस 3 j कैप और माइनस के कैप। पूछा जाए कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ। जब हम किसी वेक्टर को इस फॉर्म में लिखते हैं, तब हम उसका मैग्नीट्यूड भी बता रहे होते हैं और डायरेक्शन भी बता रहे होते हैं, एक तरह से कोडेड वे में। ठीक है ना। हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो वेक्टर है ये इन तीन वेक्टर से मिलके बना है। अगर कोई जानना चाहे कि सिर्फ और सिर्फ आपको इसका मैग्नीट्यूड बताना है, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉड लगा के ए से, या फिर सिंपली हम ए लिख देते हैं। उसका फॉर्मूला हमें मिल चुका था, वो हो जाता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ वो होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। और ये हमें पता है कितना मिल जाएगा, अंडर रूट 14। ठीक है। तो अभी तक हमने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन देखा था, जिसमें हमने कौन सा देखा है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ने क्या बताया था कि अगर आपको दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता है और उनके बीच का एंगल पता है, तो आप उनका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता सकते हो। मान लो कि ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, तो मैं उनके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता सकता हूं, और वो होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab कॉस थीटा। ये हमने देखा था। दूसरा हम देख चुके हैं कि अगर दो वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं तो वेक्टर फॉर्म में किस तरह ऐड किया जाता है। और ये हो गया कि अगर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, तो फिर आप रिजल्टेंट किस तरह से कैलकुलेट करते हो। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। इस पर हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा पीडीएफ में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। तो इसमें आपको ए का मैग्नीट्यूड बताना था, और यहाँ पे 4 क्वेश्चन मैंने दिए थे, ए बी सी डी। ठीक है। सब लोगों ने अगर घर पे ट्राई किया है तो आप आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो, अगर नहीं किया है तो अभी ट्राई करो और आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, वो हमें दिया हुआ है कि आपको इसका मैग्नीट्यूड बताना है। ए वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो बहुत ही सिंपल है, बस प्रैक्टिस के लिए मैंने दे दिया है। आप तुरंत जल्दी से लिख सकते हो। ए का हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 3। बी जो हमें दिया हुआ है -2i प्लस 3k। तो इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। -2 मैंने लिखा नहीं, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो माइनस हट ही जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमें मिल गया अंडर रूट 13। सी का अगर बोला जाए, जो कि हमें दिया है 2i - j प्लस के, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि √6। और सिमिलरली डी का अगर पूछा जाए, जो कि हमें दिया गया है आई कैप प्लस 2 j कैप -4 k कैप, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 21। तो इसमें मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये बड़ी सिंपल सी चीज है। हमने किया क्या है ये भी आपको समझ आना चाहिए। आप बेसिकली क्या कर रहे हो, किसी भी वेक्टर जो आपने किसी एरो से रिप्रेजेंट किया होगा, उसके एरो की लेंथ को कैलकुलेट करके बता रहे हैं। ठीक है ना। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमें 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं पी क्यू आर और एस, और हमें फाइंड करना है पी क्यू वेक्टर एस आर वेक्टर, पी क्यू वेक्टर प्लस एस आर वेक्टर, मॉड ऑफ पी क्यू वेक्टर प्लस एस आर वेक्टर, और मॉड ऑफ पी क्यू वेक्टर प्लस मॉड ऑफ एस आर वेक्टर। तो अगर सभी ने कर लिया है तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है ट्राई करो, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। तो इसमें अभी तक जो भी आपने पढ़ा है ना, सब यूज हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ से आपको समझ आएगा कि अभी तक कुछ समझे भी हैं या नहीं समझे।
किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 5 में? तो मैं सीक्वेंस से बता रहा हूँ, ठीक है, सभी का सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, तो आप तब देख लेना। ठीक है, तो इसमें हमें पी क्यू और एस आर वेक्टर को लिखना है, तो सभी लोग एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो। इसके लिए आपको पुराने लेक्चर्स याद होने चाहिए। पी क्यू वेक्टर लिखने के लिए वेक्टर पी से स्टार्ट होगा और क्यू पे जाके खत्म होगा, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स माइनस पी के कोऑर्डिनेट्स, तो पी क्यू वेक्टर आपको मिलेगा -1 -2 यानी -3 आई कैप, 0 -3 -3 जे कैप, और 2 -4 -2 के कैप। सिमिलरली एस आर वेक्टर एस से स्टार्ट हो रहा है, आर पे जाके खत्म हो रहा है, तो फाइनल कोऑर्डिनेट क्या हुआ, आर, आर माइनस एस करना होगा हमें, तो 2 -0 यानी कि 2 आई कैप, प्लस 3 -2 यानी कि जे कैप, और प्लस 0 -3 यानी कि 3 के कैप। तो ये आपको मिल चुका है पी क्यू वेक्टर और एस आर वेक्टर। अब कोई पूछ ले कि पी क्यू वेक्टर प्लस एस आर वेक्टर कितना होगा, यानी कि हम आंसर किस में चाह रहे हैं, मैंने मॉड नहीं लगाया है और ऊपर एरो बनाया है, यानी कि आप वेक्टर एडिशन चाहते हो इन दोनों का। तो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका हम कल ही सीख चुके हैं, आई में आई जुड़ता है, जे में जे, और के में के। तो -3 + 2 कितना हो जाता है, -1, तो ये हो गया माइनस आई कैप। फिर -3 + 1 कितना हो जाता है, -2 जे कैप, -2 + 3 यानी कि के कैप। तो ये हो गया आपका बी पार्ट का आंसर, ये हो गया हमारा ए पार्ट, ये हो गया हमारा बी पार्ट। सी पार्ट में इसी का मैग्नीट्यूड बोला गया है, पी क्यू वेक्टर प्लस एस आर वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड बताना है। क्योंकि हमें वेक्टर मिल चुका है तो इसका मैग्नीट्यूड बताना कोई बड़ी बात नहीं है, 1² + 2² + 1² यानी कि √6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और डी पार्ट तो ऐसे ही दिया गया है, बस बेसिकली पी क्यू का मैग्नीट्यूड प्लस एस आर का मैग्नीट्यूड हमसे पूछा गया है। तो मैं पी क्यू का अलग से पहले ही निकाल लेता हूँ, वो है 3² + 3² + 2², ठीक है ना, यानी 18 और 4 22, यह है √22, ठीक है। और साथ ही साथ इसका भी निकाल लेते हैं, 2² + 1² + 3² यानी कि 9, और 4 13, और 14, √14। तो ये बेसिकली आंसर हो जाएगा √22 + √14। तो ये क्वेश्चन मैंने दिया इसलिए कि आप इन दोनों के बीच का अंतर समझो। ये चीज लिखी हुई है दोनों के मैग्नीट्यूड का सम, और ये लिखा हुआ है दोनों के सम का मैग्नीट्यूड, तो दोनों चीजें अलग हो जाती हैं, ठीक है ना। ये चीज है मैग्नीट्यूड का सम, और ये है सम का मैग्नीट्यूड। और कोई डाउट? ईशान का डाउट है, व्हाई डज द इक्वल वेक्टर हैव 3 लाइंस? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इक्वल वेक्टर हैव 3 लाइंस मतलब? यहाँ पे इक्वल टू साइन, अच्छा, जो इक्वल साइन में मैंने 3, हम कोऑर्डिनेट्स को जब रिप्रेजेंट करते हैं किसी पॉइंट के, तो हम 3 लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ पी का कोऑर्डिनेट ये है, क्यू का कोऑर्डिनेट ये है, तो रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर सभी ने कर लिया तो अपना आंसर लिख दो, अगर नहीं किया है तो अभी ट्राई करो। उसमें भी 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और हमसे चीजें पूछी गई हैं, सिमिलर क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग ट्राई कर लो। तो इसमें हमें पी आर वेक्टर चाहिए और एस क्यू वेक्टर चाहिए, ठीक है। सभी लोग अपना टाइम लेके आराम से सॉल्व करो।
सही आना चाहिए एक बार में। पी आर वेक्टर, तो पी आर वेक्टर यानी कि पी से स्टार्ट हो रहा है, आर पे खत्म हो रहा है, तो आर के कोऑर्डिनेट्स माइनस पी के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। तो मैं पी आर वेक्टर लिख देता हूँ, तो हो जाएगा -1 -0 यानी माइनस आई कैप, 1 -0 यानी कि जे कैप, और -1 -0 यानी कि माइनस के कैप। तो ये हो गया हमारे पास पी आर वेक्टर। इसके साथ हमें चाहिए एस क्यू वेक्टर, तो एस क्यू यानी एस से स्टार्ट हो रहा है, क्यू पे एंड हो रहा है, तो क्यू माइनस एस, तो 2 - 2 यानी कि 0, 3 - 0 यानी कि 3 जे कैप, और 4 - 4 यानी कि 0। तो एस क्यू वेक्टर सिर्फ क्या आ गया हमारे पास 3 जे कैप। काफी लोगों का काफी आगे तक आंसर आ चुका है, मैं काफी पीछे हूँ। ठीक है, तो मैं भी अगले पार्ट कर देता हूँ। बी पार्ट अगर आप देखो तो बी पार्ट में इनका मॉड बताना है आपको। तो मॉड ऑफ पी आर वेक्टर जो आ जाएगा वो √1² + 1² + 1² यानी कि √3। और सिमिलरली अगर मॉड ऑफ एस क्यू वेक्टर पूछा जाए हमसे तो वो तो 3 दिख ही रहा है यहाँ से, ठीक है ना। सी पार्ट में फिर से दोनों के मैग्नीट्यूड का सम पूछा गया, यानी √3 + 3। डी पार्ट में हमसे इन दोनों का एडिशन वेक्टर पूछा गया, यानी पी आर वेक्टर प्लस एस क्यू वेक्टर। तो वो हमें मिल जाएगा -i + j - k + 3j, यानी कि वो हो गया -i + 4j + 3k, सॉरी 3, हाँ -k, ठीक है। और ई पार्ट में हमसे पूछा गया है इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √1² + 4² + 1² यानी कि √18। हाँ, Sirshag doubt है sir, in case of SQ vector will we subtract S from Q? तो S Q वेक्टर है, ठीक है ना। तो बेसिकली फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आप Q के कोऑर्डिनेट में से S का कोऑर्डिनेट माइनस करोगे, ठीक है ना। तो SQ वेक्टर के लिए Q - S, AB वेक्टर के लिए B - A। तो काफी लोगों का आंसर आ गया है ई पार्ट का, √18 होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर है सबको। थर्ड क्वेश्चन, आगे बढ़ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर किसी ने आंसर इसका लाया है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप लेक्चर पे ध्यान दे रहे हो शुरुआत से। प्रताप, तुम्हारा डाउट है विल यू टीच यूनिट एंड डायमेंशन। तुम्हारा ये कई बार तुम मुझसे पूछ चुके हो, मैं कई बार ये बता चुका हूँ कि हाँ मैं यूनिट डायमेंशन पढ़ाऊंगा, लेकिन एक सीक्वेंस है, सबसे पहले वेक्टर्स पढ़ाया जाएगा तुम्हें, उसके बाद बेसिक मैथ्स आएगा जिसमें कॉस की बड़ी वैल्यूज कैलकुलेट करना, हल्का सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये होगा। उसके बाद हम जाते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन, फिर मेजरमेंट एंड एरर, और तब जाके काइनेमेटिक्स 1 स्टार्ट होती है, यानी मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है। तो सब आएगा लेकिन टाइम लगेगा उसमें। फोर्थ का आंसर कई लोग निकाल चुके हैं। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन कौन कौन निकाल चुका है, इसका मतलब वो समझ गए हैं, ठीक है ना। जिन्होंने भी डायरेक्शन निकाल पाई है उसका मतलब उन्होंने ध्यान दिया है जो भी मैंने बताया था उसके ऊपर। तो फोर्थ क्वेश्चन में डायरेक्शन निकाल कौन कौन चुका है, डायरेक्शन निकली है, श्रेष्ठ से निकली है, बस एक ही बच्चा डायरेक्शन निकाल पाया। मैग्नीट्यूड तो सभी निकाल लेंगे, तो मैग्नीट्यूड तो बहुत ही आसान सी चीज है, उस पर तो हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं अभी। तो हमें एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर, जो कि कितना है, जो कि है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, और हमें बताना है उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो बहुत ही आसान चीज है, हो गया √1² + 2² + 1² यानी कि √6। ये कई लोगों का आ गया। डायरेक्शन बताने के लिए करना तो कुछ नहीं है, वो भी आसान, पर आपको लेक्चर याद होना चाहिए था कि डायरेक्शन बताने वाले वेक्टर को हम क्या नाम देते हैं। एक ऐसा वेक्टर है जो सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है,
एक ऐसा वेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताए, उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1। यानी ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। तो आपको बेसिकली ए का यूनिट वेक्टर बताना था, यानी कि ए कैप। और ए कैप का फॉर्मूला होता है किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दो तो सिर्फ क्या बचेगा, डायरेक्शन। कॉमन सेंस की बात है। ये आ गया आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 6। ये हो जाती है उसकी डायरेक्शन। ये जो चीज लिखी हुई है ये बेसिकली डायरेक्शन है। आप चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लोगे तो वो भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 बाय अंडर रूट 6 आई कैप प्लस 2 बाय अंडर रूट 6 जे कैप और माइनस 1 बाय अंडर रूट 6 के कैप। आप चाहो तो निकाल के देख लो। 1 बाय रूट 6 का स्क्वायर प्लस 2 बाय रूट 6 का स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट 6 का स्क्वायर, वो 1 ही आने वाला। तो कभी भी अगर सिर्फ डायरेक्शन निकालने की बात की जाए तो हम क्या कैलकुलेट करके रख देते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उसका कैप यानी कि वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके एक वेक्टर लिख के रख देते हैं, जो कि क्या बता देता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन। तो अजीत का डाउट है कैन बी फर्दर सॉल्व दैट। किसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हो, इससे ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना, आपका आंसर यही आ चुका है। ये तो मैंने लिख के बता दिया है आपको, बस इससे ज्यादा सॉल्व कैसे होगा ये। आई कैप जे कैप आप इसे कैंसिल थोड़ी कर सकते हो, आपको डायरेक्शन से अलग अलग मिल चुकी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा था। फिफ्थ क्वेश्चन देख लो एक बार। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द डायरेक्शन ओनली ऑफ ए प्लस बी वेक्टर, जहां ए वेक्टर दिया है बी वेक्टर दिया है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन। बस इसमें हमें पहले एडिशन परफॉर्म करना है और फिर उसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन है कि आपके पास एक ए वेक्टर है जो है आई माइनस 2j प्लस के, और एक हमारे पास बी वेक्टर है जो कि है 3i प्लस 2j माइनस 3k, और हमें बेसिकली फाइंड करना है a प्लस बी का कैप, यानी दोनों वेक्टर्स का एडिशन का यूनिट वेक्टर। तो कोई डाउट पूछ रहा है कि जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको नोटबुक में लिखने हैं या नहीं लिखने हैं, तो ये आपकी इच्छा के ऊपर है। जब नॉर्मल क्लासेस स्टार्ट होंगी तब तो मैं नोट्स बनवाऊंगा ही, तब मैं आपको दिया नहीं करूंगा नोट्स, तब मैं क्लास में लिखवाया करूंगा वो सब। ठीक है, तो आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, नहीं तो उनको जेरोक्स करा के या प्रिंट आउट करा के आप उसको स्टिक कर लो नोटबुक के अंदर। ठीक है, कई लोग आंसर दे रहे हैं। अनंत का आंसर 2 रूट 5 रूट 10 आई कैप, किसी का 2 रूट 5 आई कैप आ रहा है। सभी लोग ट्राई करो, पहले बस ऐड करना है और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल के वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है, आराम से अपना टाइम लेके आप लिख सकते हो आंसर। ठीक है, तो वो बेसिकली हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए प्लस बी कितना आएगा, तो 1 प्लस 3 यानी कि 4 आई क्या, माइनस 2 प्लस 2 यानी कि 0 हो गया, और 1 माइनस 3 यानी कि माइनस टू के क्या, ये हो गया वेक्टर। और अपॉन इसका मैग्नीट्यूड यानी कि अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास 4 आई कैप माइनस 2 के कैप बाय अंडर रूट ऑफ 20। ये आपको बता रहा है इस वेक्टर की सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। कई लोगों का आया है, काफी अच्छी बात है। आगे आप देख सकते हो 6th क्वेश्चन। ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है विच सेट ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव अ रिजल्टेंट ऑफ 4। ये सेट्स दिए हुए हैं दो फोर्सेस के, बेसिकली फोर्स मान लो कुछ भी मान लो, दो वेक्टर क्वांटिटीज दी हुई हैं, तो इनमें से कौन सा सेट ऐसा है जो कि आपको रिजल्टेंट दे देगा 4। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन गिव अ रिजल्टेंट ऑफ 4। यहाँ पे मैंने सेट्स को नंबर दिया ए बी सी डी, तो जिनका आंसर आ रहा है वो ए बी सी डी टाइप कर सकते हो कि कौन कौन से सेट ऐसे हैं जो कि इन दोनों का रिजल्टेंट 4 दे सकते हैं। जैसे मैं अगर बोलूं कि 1 प्लस 1 कितना होता है, तो आपको पता है 0 से लेकर 2 के बीच में वो कुछ भी हो सकता है। तो मैं अगर पूछता
कि अगर हमारे पास एक सेट है 1,1 तो क्या वो 0.5 रिजल्ट दे सकता है? हाँ वो दे सकता है, क्योंकि वो 0 से लेके 2 के बीच में सारे रिजल्ट दे सकता है। उसी तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो ईशान ने ए लिखा है, रोहित ने लिखा है BEF और ओम ने लिखा है ABDEFH। सभी लोग आराम से सभी को देख के एक साथ लिख दो बस, कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो कि आपको 4 रिजल्टेंट दे सकते हैं। नीलेश तुम्हारा डाउट है कैन वी टेक आउट कॉमन इन 5? अच्छा, 5th क्वेश्चन में आप कॉमन ले सकते हो क्या? तो ये आगे आएगा हेडिंग में, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर विद वेक्टर। पर अगर आप अभी जानना चाहते हो तो हाँ, आप कॉमन ले सकते हो, आप 2 को कॉमन ले सकते हो, नीचे से भी आप 2 रूट के बाहर ला सकते हो और कैंसिल आउट कर सकते हो, वो आंसर भी सही होगा। तो थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन ही है ये, मैं बता देता हूँ। 4 हमें रिजल्टेंट चाहिए, पहले ऑप्शन में दिया था 2 और 5, तो 2 और 5 मैक्सिमम कितना दे सकता है आपको, ठीक है ना। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 में मैं कह सकता हूँ 2 और 5 की अगर मैं बात करूं तो ये मैक्सिमम दे सकते हैं 7 और मिनिमम ये दे सकते हैं कितना, 3। तो 4 तो आ जाएगा, तो ये सही है, ठीक है ना। ए पार्ट हो गया हमारा। बी पार्ट की बात करूं मैं 2 और 2, तो ये मैक्सिमम दे सकते हैं 4 और मिनिमम दे सकते हैं 0, तो इन्होंने भी 4 दे दिया है। अगर मैं सी पार्ट की बात करूं 6 और 1, तो ये मैक्सिमम दे सकते हैं 7 और मिनिमम दे सकते हैं 5, तो 4 इसके बीच में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो ये आंसर नहीं होना चाहिए। डी पार्ट की अगर बात की जाए तो डी पार्ट में है 4 और 4, ये मैक्सिमम दे सकते हैं 8 और मिनिमम दे सकते हैं 0, तो ये 4 तो दे ही देंगे, तो ये भी होना चाहिए। ई की अगर बात की जाए तो 10,6, ये मैक्सिमम दे सकता है 16 और मिनिमम दे सकता है 4, तो ये भी हो जाएगा। एफ में बोला जाए 1 और 3, ये मैक्सिमम दे सकता है 4, मिनिमम दे सकता है 2, तो ये भी सही है। जी के लिए बोला जाए 2 और 1, ये मैक्सिमम दे सकता है 3 और मिनिमम दे सकता है 1, यानी इसने नहीं दिया। और फाइनली एच जो है हमारे पास 8,6, ये मैक्सिमम दे सकता है 14 और मिनिमम दे सकता है 2, तो ये भी हो जाएगा। यानी कि सी और जी के अलावा सारे ऑप्शंस होने चाहिए। कोई डाउट किसी को? हाँ, किसी ने लिख भी दिया था, आराम ने लिख दिया था कि सी और जी नहीं देगा 4, बाकी सभी 4 देंगे, ठीक है। ठीक है, अब ये ऐसे ही मैंने क्वेश्चन दिया है, अभी इसे करने की जरूरत नहीं है, जब आपको पीडीएफ मिलेगा आप घर पे ट्राई कर सकते हो, फॉर्मूला बेस्ड है, ये सब हम पहले ही कर चुके हैं। 8th क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। 8th क्वेश्चन जो कि बोला गया है, two forces of equal magnitude are acting at a point, the magnitude of the resultant is equal to magnitude of either, find the angle between the vectors, ठीक है। शुभम का आंसर आ भी गया 120 डिग्री, श्रेष्ठ का भी आ गया है, रोहित 90 डिग्री बोल रहे हैं, ईशान का 90 डिग्री है। यानी बोला क्या गया है कि दो वेक्टर्स हैं, दो फोर्सेस हैं, बेसिकली फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, आगे हमें समझ आएगा, पर अभी के लिए कह सकते हैं दो फोर्सेस हैं जो कि एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल है उन दोनों के मैग्नीट्यूड के, और उन दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। तो हमें बताना है कि उनके बीच का एंगल कितना होगा। शुभम का आंसर 60। आपको एक आंसर देना होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। जो पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ क्लास में, आप घर पे आराम से ट्राई कर लो, अगर आपको डाउट होगा आप ग्रुप में पूछ लेना, मैं सोल्यूशन बता दूंगा। 7 बड़े बेसिक सा क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पे बेस्ड, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं कराया, ठीक है। अच्छा, देयर आर 2 शुभम्स, अच्छा 2 अलग शुभम है, तो शुभम मोदी का 120 है और शुभम अग्रवाल का 60 है, ठीक है। तो काफी ज्यादा लोगों का आंसर 120 आ रहा है, देख लेते हैं एक बार। तो बोला क्या है क्वेश्चन में कि दो फोर्सेज हैं F1 और F2, और दोनों का ही मैग्नीट्यूड इक्वल बोला गया, तो उसे मैं बोल देता हूँ F।
और इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है एफ नेट वो भी कितना है एफ। एफ नेट का हमें फॉर्मूला पता है बेसिकली अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, और एफ नेट भी कितना आना चाहिए एफ। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो ये मिलेगा एफ स्क्वायर बराबर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस थीटा। यहां से हमें मिल जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू -1/2। और अगर आपको थोड़ी भी मैथ्स आती है या आपने पहले कभी ये पढ़ा है तो आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 120 डिग्री, क्योंकि नेगेटिव है। ठीक है ना। अगर आपको नहीं आता है तो अगला चैप्टर यही है, वहां पे हम सीखते हैं। जिनसे हो गया था बहुत अच्छी बात है, 8th हो गया। तो ये था वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। कैन आई टीच वंस? अच्छा मैं बताता हूँ, ये सम कोई बोल रहा है एक बार मुझे वापस बताना है, तो क्वेश्चन आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो फोर्सेज हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। दो फोर्सेज जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है वो एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर। बोला गया है कि दो फोर्सेज हैं, हमें नहीं पता उनके बीच में एंगल क्या है, पर उनका जो नेट फोर्स आया है उसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, उन दोनों के इक्वल ही है। तो मैंने क्या कर दिया, एफ नेट का जो फॉर्मूला होता था ना, ए प्लस बी का मॉड का फॉर्मूला, वो हमने कर दिया। तो ए को भी हमने एफ माना है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है, बी को भी हमने एफ माना है, और जो मॉड ए प्लस बी है उसको भी हमने क्या माना है, एफ माना है। फिर बस फॉर्मूला पुट कर दिया, वहां से कॉस थीटा आया -1/2, और वो कॉस की वैल्यू कब होती है, जब थीटा हो 120 डिग्री। अगर आपको कोई क्वेश्चन मिस हो भी जाता है तो आप परेशान मत हुआ करो, ठीक है ना। ये तो वीडियो रिकॉर्डेड है, आपको मिल जाएगा, आप आराम से जाके देख सकते हो दोबारा भी। ठीक, और हम तुम बोल रहे हो कि यहाँ पे एंगल बिटवीन वन फोर्स एंड द रिजल्टेंट इज 60 डिग्री। हाँ बिल्कुल होगा 60 डिग्री, ठीक है ना। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, पर अगर पूछा गया हो तो 60 डिग्री आ जाता वो हमारे पास, वो हम उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, tan अल्फा वाले फॉर्मूले से। ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एडिशन ऑफ वेक्टर। ये पूरी चीज की शुरुआत यहीं से हुई थी, जब बोला गया था कि जब आप दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करते हो तो उन्हें ऐड करने का तरीका जो है वो एकदम ही अलग है, उन्हें स्केलर्स की तरह ऐड नहीं किया जाता। शुरुआत में हमने बात बोली थी 1+1 2 नहीं होगा हमेशा, 1+1 0 से लेके 2 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको समझ आ गया होगा कि क्यों वो बोला गया था कि वो 0 से लेके 2 के बीच में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें अब दो वेक्टर्स को वेक्टर फॉर्म में ऐड करना आ गया है। हमें दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और बीच का एंगल दिया हो तो उनका रिजल्टेंट निकालना आ गया है, ठीक है ना। अब इसी तरह हमें पढ़ना होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वेक्टर्स में जैसे नॉर्मल स्केलर्स के आपने ऑपरेशन पढ़े हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। वेक्टर्स में हम पढ़ते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर्स का डिवीजन नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते, वो जब आएगा तब मैं बताऊंगा। तो अब हम दूसरी चीज पर पहुंच चुके हैं जो कि है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अच्छी बात यह है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ज्यादा कुछ अंतर है नहीं, दोनों ही लगभग सेम ही है, ठीक है। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जिनके बीच का एंगल है थीटा। तो आपके पास अगर एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर और इनके बीच का एंगल है थीटा, तो एक चीज तो मैं जानता हूं कि अगर मुझसे पूछा गया होता कि बताओ ए प्लस बी वेक्टर कहाँ होगा, तो हम जानते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट ही होगा ए प्लस बी वेक्टर, जो कि क्या होता है, इनका डायगोनल। ये जो पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहे होंगे उसका डायगोनल हमें दे देता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। खैर, अब अगर हमसे कोई पूछ ले कि बताओ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कहाँ होगा, ठीक है, तो वो भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं एडिशन से ही। तो मैं यूज करूंगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ही, देखना, पर आंसर हो जाएगा वेक्टर लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन वाला। एक वेक्टर हो गया ए वेक्टर और आपके पास है ये वेक्टर बी वेक्टर और ये एंगल है थीटा। तो अगर ये है बी वेक्टर तो क्या मैं माइनस बी वेक्टर बना सकता हूं?
नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर को जब आप नेगेटिव निकालते हो उसका, तो बेसिकली आप बस डायरेक्शन ऑपोजिट करते हो, मैग्नीट्यूड सेम रखते हो। तो ये यहाँ से शुरू होके यहाँ खत्म होने वाला अगर बी वेक्टर है, तो इसका एकदम ऑपोजिट इधर जाने वाला ये माइनस बी वेक्टर होगा, क्योंकि इसकी सिर्फ क्या बदली है, हमने डायरेक्शन बदली है, बल्कि मैग्नीट्यूड क्या रखा है, सेम। तो इसे अगर मैं एक वेक्टर कह दूं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और ये है हमारा ए वेक्टर, तो इन दोनों का सम क्या आएगा? अगर हमसे पूछा जाए कि इस ए वेक्टर और इस माइनस बी वेक्टर का सम कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि ये दोनों मिलके जो पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहे होंगे वो कुछ ऐसा रहा होगा, और इनके बीच का जो डायगोनल है वो ये वाला है। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, है कि नहीं? और ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, इसी को तो हम कहते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो कुछ नहीं बदलने वाला है, बस मुझे ये लेंथ कैलकुलेट करनी है। मैं वापस से ट्राइंगल वगैरह बना के फालतू कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली फॉर्मूले में बस क्या रख दूंगा, थीटा की जगह अब ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर माइनस बी है, और आपको क्या निकालना है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप देख चुके हो कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स के समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, किन्हीं भी दो वेक्टर्स के समेशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो क्वेश्चन में तो दिया गया था कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा, पर हमने तो रिजल्टेंट किसका निकाला है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल। तो क्योंकि ये पूरा 180 डिग्री था, तो ये होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो बस फॉर्मूले में आप क्या पुट कर दोगे, बेसिकली अगर हमसे पूछा जाए मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो वो हो जाता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर क्वेश्चन में बोला गया है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज थीटा, तो a माइनस बी निकालते समय हम बस थीटा की जगह क्या रख देते हैं, 180 माइनस थीटा, और जो फॉर्मूला दूसरा हमें मिल जाता है a माइनस बी के मॉड का, वो हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, ये हो जाता है माइनस कॉस थीटा। ये आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो पता होगा, और नहीं पता तो अगले चैप्टर में आ ही जाएगा, माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये हो जाता है फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला। तो अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो उनके एडिशन का यानी मॉड ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और मॉड ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्या किसी को डाउट है इसमें? पीडीएफ में भी देख सकते हो, यही सेम चीज मैंने की है, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? तो इसमें मैंने क्वेश्चन दिया है, सभी लोग जल्दी से ट्राई करो जरा। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, आपको ए का मैग्नीट्यूड पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है, और बीच का एंगल पता है, और आपसे पूछा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता है 2, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता है 3, और उनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। और क्वेश्चन पूछा गया है मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है आपको। √7 ईशान का आंसर है, 7 नियति का आंसर है, अनंत का 16 माइनस 6√3। √7 सबसे ज्यादा लोगों का आंसर आ रहा है, 5 भी आया है किसी का। इसमें क्यों गलतियां हो रही हैं पता नहीं, ये तो बड़ा ही सिंपल सा था। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री कितना हो जाता है 1/2, कट गया। ये हमें कितना मिल चुका है 9 प्लस 4 यानी कि 13, 13 माइनस 6 यानी कि आपको कितना मिल गया 7। तो √7 आंसर है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप देख सकते हो पीडीएफ में दिख रहा होगा, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको एक वेक्टर दिया गया है 4 और दूसरा वेक्टर इस तरह से दिया गया है एरो बना के 4 और इस तरह से एंगल बताया गया 120 डिग्री। आपको बताना है मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना होगा। और सिमिलर एकदम क्वेश्चन दिया है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें एक वेक्टर ए यहाँ पे दिया गया है और एक वेक्टर इस तरह से बी दिया गया है और ये एंगल हमें बताया गया है 150 डिग्री। ठीक है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और बी 4 है और एंगल जो है वो 120 डिग्री। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा √4² प्लस 4² प्लस 2 इंटू 4 इंटू कॉस। तो मेन चीज ये थी कि हमें पता करना था कि एंगल क्या होगा। एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या मैं 120 डिग्री लिख सकता हूँ? हम एंगल बिटवीन वेक्टर्स 120 नहीं लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा। 4² प्लस 4² माइनस 2 इंटू 4 कॉस ऑफ। तो आपको पता है कि यहाँ पे हेड टू टेल कनेक्शन है, तो इसे एंगल बिटवीन वेक्टर्स नहीं बोला जाएगा। आपको टेल टू टेल कनेक्शन बनाना होगा, उसके लिए आप वेक्टर को आगे शिफ्ट कर सकते हो। तो ये है एंगल बिटवीन वेक्टर्स और वो है 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिखोगे कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस 60 1/2 होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर हमें मिलेगा 4। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाता है 4। सिमिलरली थर्ड में भी आपको टेल टू टेल कनेक्शन बनाना पड़ेगा और ये है 150 डिग्री, इसलिए एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या रह जाएगा 30 डिग्री। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी हमें मिलेगा √4² प्लस 3² माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा √25 माइनस 12√3। ये हो जाएगा आंसर थर्ड पार्ट। काफी लोगों का आ चुका है, लगभग सभी लोगों का आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें वेक्टर फॉर्म में दिया गया है और सिंपली बस एक नई चीज पूछी है मॉड ऑफ ए माइनस बी। ट्राई कर लो सभी लोग। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में ए वेक्टर दिया गया है आपको, वो है 2i प्लस 3j माइनस 4k और बी वेक्टर दिया गया है जो कि है -i माइनस j प्लस 3k। और हमें बताना क्या क्या है, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ ए प्लस बी और हमें बताना है मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो इसमें हमें एंगल बिटवीन वेक्टर्स नहीं दिया गया। ठीक है ना। अगर आपको एंगल बिटवीन वेक्टर्स नहीं दिया गया तो भी हम बता सकते हैं किस तरह से, वेक्टर फॉर्म में सीधे सीधे निकाल के। ए का मॉड तो मैं बता ही सकता हूँ, √, आप सिंपली इसे क्या कर दोगे 2² प्लस 3² प्लस 4², यानी कि ये कितना हो गया √29। सिमिलरली बी का मॉड अगर पूछा गया है तो 1² प्लस 1² प्लस 3² यानी √11। मॉड ऑफ ए प्लस बी कितना आएगा? ईशान ने आंसर दे भी दिया है। ठीक, ए प्लस बी का मॉड √6 और ए माइनस बी का मॉड √8, ये इनका आंसर है। देख लेते हैं ए प्लस बी का मॉड क्या हो जाएगा। तो उसके लिए हमें पहले ए प्लस बी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा नहीं है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो आप इनको ऐड करके पहले ही निकाल लो। वो आएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो ए प्लस बी का मॉड हम यहाँ से निकाल सकते हैं 1² प्लस 2² प्लस 1² यानी √6। तो सही आया आंसर।
और इसी तरह से आप a माइनस बी भी निकाल सकते हो। अगर हम i में से i को जोड़ सकते हैं तो हम i में से i को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो 2 माइनस माइनस वन यानी कि 3i, 3 माइनस माइनस वन यानी 4j, और माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7k। तो इसका मॉड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ 74। ठीक है ना। तो अगर हमें थीटा दिया हो तो हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं। अगर थीटा नहीं दिया हो तो बेसिक ऑपरेशन है एकदम, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। किसी को डाउट? तो ये था वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब बस यही पढ़ना होता है। इसका अब एक दूसरा फॉर्म हमें मिल जाएगा जिसे बोला जाएगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है ना। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको मेनली अगर पैरेललोग्राम लॉ समझ आ चुका है तो ये सब क्या है, उसी के फॉर्म्स हैं। सब लोग कहना एक ही बात चाहते हैं कि वेक्टर को ऐड करने का तरीका स्केलर से डिफरेंट है, और वो कैसा है सब अपने अपने तरीके से कह रहे हैं। तो पैरेललोग्राम ने लॉ ने तो ये कहा था कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर represent the adjacent sides of a parallelogram, then the resultant of the two vectors is given by the diagonal of the parallelogram. अब ट्राइंगल लॉ क्या बता देता है? ट्राइंगल लॉ ऑब्वियसली पैरेललोग्राम नहीं बनाएगा, ये क्या बनाएगा, ट्राइंगल बनाएगा। तो इन्होंने चीज को समझाया ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ट्राइंगल लॉ हमें बताता है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर represents the side of a triangle। तो ट्राइंगल कैसा हो सकता था? दो साइड तो आपने बना दी है, तो तीसरी साइड ऐसी ही हो सकती है। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन अ गिवन ऑर्डर या गिवन सेंस, then the resultant or addition of the two vectors is given by the third side but in opposite sense। अभी सेंस का मतलब क्या हुआ? सेंस का मतलब ये है कि आप देखो अगर टेल टू हेड और फिर टेल टू हेड, तो ये एक ही सेंस में जा रहे हैं। इन दोनों वेक्टर्स को मैं एंटी क्लॉकवाइज कह सकता हूँ। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये कनेक्शन जो है, टेल थी हेड था, टेल थी हेड था, तो तीसरी साइड कैसी होनी चाहिए थी? सेम सेंस में अगर आप चलते, मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि अगर ये वेक्टर ए वेक्टर है, इस तरह से गए, दूसरी साइड बनानी अगर हमने इस तरह से, तो तीसरी साइड अगर हम चलते टेल हेड तो टेल हेड, ये आपकी बनती है तीसरी साइड। उन्होंने यही कह दिया कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक सेंस में, तो उनका एडिशन तीसरी साइड से मिलता है पर ऑपोजिट सेंस में। तो इस सेंस में ना दे देख के इसके ऑपोजिट सेंस में आपको मिल जाता है इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन। किसी को इसमें कोई डाउट? ये है लॉ, कहना क्या चाहता है। ठीक है ना। अब ये सही कैसे है वो हम देख लेते हैं। ये सही इसलिए है क्योंकि ये बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ ही है। अगर आप देखो ध्यान से तो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जानते हो कि पैरेललोग्राम लॉ क्या बताता है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है तो कैसा रहा होगा, कुछ ऐसा। तो रिजल्टेंट जो है वो उनका डायगोनल बताता है, ए प्लस बी। ठीक है ना। अब ये वाला जो वेक्टर है बेसिकली वो क्या है, ये भी तो बी वेक्टर है क्योंकि वो पैरेललोग्राम है। तो अगर आप ट्राइंगल ओ ए बी को ड्रॉ करो सिर्फ, तो आपको क्या दिखेगा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यही तो था क्या, ट्राइंगल। बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ के इतने पोर्शन को हमने ड्रॉ कर दिया और उसके ऊपर एक लॉ बना दिया जिसका नाम दे दिया गया ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो जो तीसरी साइड है बेसिकली वो उसी पैरेललोग्राम का क्या है, डायगोनल है। ठीक है ना। कोई डाउट किसी को? ट्राइंगल लॉ में किसी को कोई डाउट? लॉ क्या कहना चाहता है?
तो लॉ आपको याद रखना है कि अगर दो साइड्स किसी ट्राइंगल की एक ऑर्डर में है तो तीसरी जो ऑपोजिट साइड होगी वो उन दोनों का एडिशन रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। मैं जानता हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है कुछ नहीं है वही चीज। ठीक है ना, मैं एक बार आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे अगर बोला जाए इन तीनों वेक्टर्स को रिलेट करके बताओ ट्राइंगल लॉ के हिसाब से। अगर किसी को फिर से सुनना है तो एक बार मैं बोल के जरूर सुना देता हूँ। वो ये है लॉ। लॉ क्या है मैं एक बार बोल के बता देता हूँ। तो लॉ है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट दी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल कैसा रहा होगा, कुछ ऐसा। इन अ गिवन सेंस, इन अ गिवन सेंस का मतलब हुआ टेल से हेड, टेल से हेड। तो तीसरी साइड अगर टेल से हेड ड्रॉ करते तो कैसी होती, यहाँ टेल होती और यहाँ उसका हेड होता। तो उन्होंने कहा इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट द साइड्स of a triangle in a given sense, then the addition or resultant of the two vectors is given by the third side but in opposite sense। ये जो तीसरी साइड है ये बता रही है a plus b। ठीक है ना। अब जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया है उसे मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूं तो एग्जांपल में हमें इन्हें रिलेट करना है, a b और c। आपको इनमें रिलेशन निकालनी है। तो मैं देख सकता हूं मुझे बस दो ऐसी साइड्स देखनी है जो एक ही सेंस में हो। आप देख सकते हो टेल से हेड, टेल से हेड। यहां पे मैं नहीं देख सकता था टेल से हेड, हेड से टेल, तो इन दोनों को नहीं ऐड कर सकते आप। ठीक है ना। तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, टेल से हेड, टेल से हेड यानी a प्लस बी। ये किसने दिया होगा, तीसरी साइड। ये उल्टा है, देख सकते हो आप, ऑपोजिट साइड से। अगर मैं a ड्रॉ करता और मैं b ड्रॉ करता तो तीसरी साइड में कैसे ड्रॉ करता, ऐसे ड्रॉ करनी चाहिए थी सी। लेकिन इसका उल्टा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपको पता है इफ a एंड b रिप्रेजेंट द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन अ गिवन सेंस देन द एडिशन इज गिवन बाय द थर्ड साइड इन ऑपोजिट सेंस। तो ये तीसरी साइड पहले से ही ऑपोजिट सेंस में दी गई है तो यही होगा क्या, सी वेक्टर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं श्योर हूँ। ठीक है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जैसे दूसरा एग्जांपल अगर आप देखो जो कि रिलेट करना है हमें इनको। आपको एक C दिया हुआ है, एक आपको B दिया हुआ है और एक आपको A दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे तो कुछ भी करके क्या करना होता है, फाइंड करना होता है टेल से हेड, टेल से हेड और फिर उसका ऑपोजिट। ठीक है ना। तो अगर आप देखो यहाँ से टेल से हेड और टेल से हेड, तो ये दो साइड्स हो गई ट्राइंगल की, A और C। तो इनका रिजल्टेंट कैसा होना चाहिए था, अगर मैं इसी सेंस में चलता तो मैं लिखता टेल से हेड, टेल से हेड और टेल से हेड। तो इनका रिजल्टेंट कौन बताएगा, ये बेसिकली है a प्लस सी, ऑपोजिट सेंस वाला। और उसकी जगह क्या ड्रॉ किया गया है, b। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, b बराबर होना चाहिए a प्लस सी। क्या अभी भी किसी को डाउट है, अगर है तो क्वेश्चंस करने के बाद क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो मैं फिर से बता दूंगा। तो आगे क्वेश्चंस दिए मैंने इसके ऊपर, आप फाइंड करो जरा रिलेशन 1 और 2। ABC हमें दिया हुआ है, आपको तीनों में रिलेशन बतानी है क्या होगी। श्रेष्ठ ने बोला a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और शुभम ने बोला a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी, ये भी सही आंसर है। a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये गलत आंसर है। c प्लस बी इज इक्वल टू a, सेकेंड वाले का आंसर दे दिया है किसी ने। ठीक है, तो मैं तो वो अपनी ट्राइंगल की दो साइड ढूंढ लेता हूँ, कौन कौन सी हो सकती है, कोई भी आप चुन लो। ठीक है ना, आप कोई भी दो साइड चुन सकते हो। आप इन दोनों को मान सकते हो साइड क्योंकि ये टेल टू हेड, टेल टू हेड है। या आप इन दोनों को मान सकते हो टेल टू हेड, टेल टू हेड। या आप इन दोनों को मान सकते हो टेल टू हेड, टेल टू हेड। तो एक बार तो मैं इन दोनों को मान लेता हूँ साइड्स, ये A और ये B। तो a प्लस बी कौन सा वाला होना चाहिए था, ये वाला। अब इसकी जगह क्या ड्रॉ किया गया है, ये, लेकिन उसकी डायरेक्शन उल्टी है।
तो a प्लस बी बेसिकली नेगेटिव वेक्टर है किसका, c का। तो आप बोल सकते हो कि a प्लस बी इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ c। समझ आया मैंने क्या किया, या फिर मैं कह सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अगर आप इन दोनों को साइड्स मान लेते तो कैसे ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं इन दोनों को साइड्स मान लेता तो मैं बनाता बी ऐसे और सी ऐसे। तो टेल टू हेड, तो इनका रिजल्टेंट किससे पता लगता है, इससे उल्टी साइड में, ये होता बी प्लस सी। तो मैं बोलता बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब इसकी जगह क्या ड्रॉ किया गया है, ए, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो b प्लस सी नेगेटिव वेक्टर है a वेक्टर का, तो इसमें कहता हूँ माइनस ए। फिर से हमें क्या मिलता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। वेक्टर लिखना होगा यहाँ पे क्योंकि वेक्टर्स का एडिशन वेक्टर ही आ सकता है, तो आंसर 0 वेक्टर। क्या क्लियर हो रहा है या डाउट है अभी भी किसी को? ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो सेकंड में आपको दिया गया एक सी और एक बी इस तरफ से और एक ए इस तरफ से। तो मैं तो दो बना लेता हूँ जो साइड्स हो सकती हैं, ये साइड्स हो सकती हैं सी और बी, टेल टू हेड टेल टू हेड। तो इनका रिजल्टेंट होना चाहिए था इससे, ये है सी प्लस बी और इसकी जगह ही क्या ड्रॉ किया गया है, ए। तो ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो सी प्लस बी इज इक्वल टू मैं क्या कर दूंगा, ए। ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। क्या क्लियर है सबको? हमें बस ये देखना है कि वो पैरेलल है एंटी पैरेलल है, तीसरी साइड जो है। अगर पैरेलल तो डायरेक्टली इक्वल लिख दो और एंटी पैरेलल है तो ऑपोजिट लिख दो। जल्दी से थर्ड और फोर्थ पार्ट का आंसर बता दो। तो देख सकते हो टेल टू हेड, तो ये और ये हो गया ए, ये हो गया सी। तो इनका रिजल्टेंट इससे रिप्रेजेंट होना चाहिए था और वो इक्वल किसके दिया है, बी के। तो बी बराबर हो गया ए प्लस सी। ठीक है, काफी लोगों का आ रहा है आंसर। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सबको समझ आ रहा है। तो अगर नहीं आ रहा होगा तो बोल दो। ए और ये बी, फिर से साइक्लिक दिया हुआ है, किन्हीं भी दो को उठा लो। मैं इन दोनों को उठा लेता हूँ, इन दोनों को उठा लेता हूँ, बी और सी को। आप कोई भी उठाओगे सेम ही आंसर आएगा। ये बी ये सी रिजल्टेंट होना चाहिए, इसी सेंस में नहीं जाएंगे, टेल टू हेड नहीं, बल्कि यहाँ से। तो ये हो जाता है हमारा बी प्लस सी और इसका ऑपोजिट दिया हुआ है ए। अगर आप देखो तो मैं क्या कह दूंगा, बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है ना, या ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। आई होप सबको ट्रायंगल लॉ समझ आया। ट्रायंगल लॉ के कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है ना। हम देखेंगे क्वेश्चन कौन कौन से होंगे। मेनली ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात कहना चाह रहे होते हैं। बस यहाँ पे जो ट्रायंगल लॉ की थर्ड साइड है बेसिकली वो पैरेललोग्राम का डायगोनल है। ठीक है, तो दोनों सेम ही चीजें हैं, ठीक है ना। आगे इस पे बेस्ड एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है जो ये है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 8 न्यूटन्स। इफ द रिजल्टेंट फोर्स मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री with the force of smaller magnitude and the sum of two forces is 16 Newton, find the forces। ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़ो और मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। शीर्ष ने कोई बोला है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन करूं मैं, सारे जो पिछले क्वेश्चंस थे वो, या जो अभी जो क्वेश्चन नया है वो मुझे एक्सप्लेन करना? बोलो। श्रेष्ठ का आंसर आया 10 and 6। तुम तो बहुत ही जल्दी सॉल्व कर रहे हो भाई।
ठीक है। तो क्वेश्चन में ये वाला बता देता हूँ क्या मीनिंग है इसका। क्वेश्चन बोला गया है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, यानी कि पहली बात तो किसी एक पॉइंट पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है ना। मैं मान लेता हूँ कि एक फोर्स लग रहा है F1 और दूसरा कोई फोर्स लग रहा है F2। तो उनका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है, यानी पहली चीज तो दी है मॉड ऑफ F1 प्लस F2 की वैल्यू आपको दी गई है 8 न्यूटन, ठीक है। और जो रिजल्टेंट फोर्स है वो एंगल बना रहा है 90 डिग्री विद फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। अब F1 और F2 में से जो भी छोटे मैग्नीट्यूड का होगा उसके साथ रिजल्टेंट 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो मैं मान लेता हूँ F1 छोटा है, ठीक है, हमें पता तो है नहीं क्योंकि ये तो आपने नाम दी है। तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा बन रहा है R, ठीक है ना, और वो एंगल बना रहा है 90 डिग्री F1 के साथ, ये R है बेसिकली, ठीक है। और दोनों फोर्सेस का सम भी दिया है, यानी कि मॉड ऑफ F1 प्लस मॉड ऑफ F2, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 60। अब हमें F1 और F2 की वैल्यू बतानी है, ट्राई करो जरा। तो 3 बच्चों का आंसर आ गया अभी तक 10 और 6। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा रोहित को। बेटा इसमें समझ, दो फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों का कुछ रिजल्टेंट आएगा। दो फोर्सेस हैं F1 और F2, उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 8 पहले से। दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड का सम आपको दिया हुआ है 60, और ये बोला गया है कि रिजल्टेंट छोटे वाले फोर्स के साथ 90 डिग्री बना रहा है। तो दोनों फोर्सेस की वैल्यू कितनी होगी, F1 और F2 की आपको वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल लॉ पे बेस्ड है बेसिकली। अगर मैं देखूं, क्योंकि ये वेक्टर है आपका F2 वेक्टर, यहाँ पे एक F1 आपको दिया हुआ है और बोला गया है कि रिजल्टेंट 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और F2 कुछ यहाँ पे है। तो क्या मैं F2 को उठा के ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ? तो आंसर होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ मैं? क्योंकि वेक्टर को पैरेलल खुद से स्पेस में अगर शिफ्ट किया जाए तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है कि नहीं। अब हमें क्या दिया हुआ है ये देखो, अगर तुम, हमें दिया हुआ है इसका मैग्नीट्यूड है 8, इसका मैग्नीट्यूड मैं मान लेता हूँ x। तो F2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? F1 अगर आपने माना है x और दोनों का सम 16 है तो F2 की वैल्यू होगी 16 माइनस x। तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, अगर आप देखो तो ये ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइट होगी। ये बेसिकली एरोज ही तो है और इनका मैग्नीट्यूड क्या बताता है? लेंथ ही तो बताता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लेंथ में तो वैलिड ही है। मैं लिखता हूँ 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये इक्वल होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है ना। और इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64, ठीक है ना। यहाँ से आप x कैलकुलेट कर सकते हो। x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? हो जाएगी 256 माइनस 64 अपॉन 32, ठीक है ना। ये हमें मिलेगा 6। एक फोर्स हमें मिल चुका है 6, तो दूसरा फोर्स जो होगा 16 माइनस एक्स यानी कि 10 न्यूटन। तो आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन और 6 न्यूटन। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन मेनली लैंग्वेज में कंफ्यूज कर सकता था। उन्होंने बोला था कि दो फोर्सेज हैं जो एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, उनका रिजल्टेंट छोटे वाले फोर्स के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, दोनों फोर्सेस का सम 16 न्यूटन है। तो आपको दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बताना था। तो मैंने छोटे वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड मान लिया x, तो दूसरे वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया 16 माइनस x। क्योंकि F2 फोर्स इस तरफ हमने बनाया है, ऑब्वियसली वो इसी तरफ लाई करेगा क्योंकि रिजल्टेंट तो हमेशा बीच में ही डायगोनल से रिप्रेजेंट होता है, तो उसे इसके लेफ्ट में ही होना चाहिए था। अब मैंने उसे स्पेस में खुद से पैरेलल शिफ्ट कर दिया ताकि वो ट्रायंगल का हाइपोटेनस बन गया। और क्योंकि मैग्नीट्यूड्स बेसिकली लेंथ बताते हैं,
तो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज कर ली और आंसर आ गया 10 और 6। बहुत अच्छी बात है जिनका भी आ गया था। क्या किसी को डाउट है यहाँ तक कोई? कोई नहीं बोल रहा है इसका मतलब नहीं डाउट होगा, ठीक है ना। अगला है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये भी बड़ी सिंपल सी चीज है। मेनली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये तुम समझ गए होगे अभी तक। सबसे इंपॉर्टेंट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, हमें ये कैलकुलेट करना है या ये पढ़ना है। पॉलीगॉन लॉ बोला किसे जाता है? तो ये आपके काम तब आएगा जब आपके पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स, ठीक है, और आपको उनका रिजल्टेंट निकालना हो। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए सबसे अच्छा मेथड जो होगा मैं बोलूंगा पैरेललोग्राम लॉ है, ठीक है ना। और कई क्वेश्चंस के लिए ट्रायंगल लॉ हम यूज करते हैं। लेकिन मान लो कि हमारे पास 5 वेक्टर हैं, 6 वेक्टर हैं, 7 वेक्टर हैं या 10 वेक्टर हैं, तो फिर उनका अगर पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट निकाला जाए तो मान लो आपके पास 10 वेक्टर होते तो आप पहले किन्हीं दो का निकालते, फिर जो रिजल्टेंट आया उसका तीसरे के साथ निकालते, फिर जो आया है उसका चौथे के साथ निकालते, तो प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाएगा। इसके लिए हम यूज कर लेते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो लॉ क्या है पहले वो पढ़ लेते हैं। इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगॉन देन in same order, then the resultant is represented by the closing side of the polygon in opposite order। पॉलीगॉन लॉ पढ़ने के बाद आपको ये समझ आएगा कि जो ट्रायंगल लॉ हमने पढ़ा था वो खुद ही एक पॉलीगॉन लॉ था। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल एक पॉलीगॉन होता है कितनी साइड का? 3 साइड। तो लॉ ये बोलना चाह रहा है कि अगर ए वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है, बी वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है, सी वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, ये सभी एक पॉलीगॉन की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन सभी का जो एडिशन होगा, इन सभी का जो रिजल्टेंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगी इनकी क्लोजिंग साइड, ये वाली साइड, पर ऑपोजिट सेंस में। ये सभी कैसे थे? हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल। तो रिजल्टेंट ये होगा, यानी ये है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। यानी कि एक और एग्जांपल से मैं बताता हूं। मान लो कि एक वेक्टर ये है ए, एक वेक्टर ये है बी और एक वेक्टर ये है सी। तो बताओ ए प्लस बी प्लस सी किस वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो हम देख सकते हैं 1 2 3। अब अगर पॉलीगॉन को क्लोज करना होता तो मैं चौथी साइड कैसे बनाता? ऐसे, और सेम ऑर्डर में रखता तो हेड टू टेल, हेड टू टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड और यहाँ टेल टू हेड। पर क्लोजिंग साइड रिप्रेजेंट करती है इन सभी का एडिशन और वो भी ऑपोजिट सेंस में। तो मैं बस कैसे बना दूंगा इस तरह से, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए प्लस बी प्लस सी को, ठीक है ना। शुभम का डाउट है एरो डायरेक्शन डज नॉट मैटर टू द मैग्नीट्यूड, सो हाउ डज इट मैटर? एरो बिल्कुल मैटर करेगा, रिजल्टेंट किस तरफ पॉइंट कर रहा है ये तो जरूरी है ना जानना। लेंथ पे फर्क नहीं पड़ेगा, बात आपकी सही है, मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगा, लेकिन फाइनल वेक्टर किधर पॉइंट करना चाहता है ये भी तो जरूरी है। मान लो 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट स्पीड आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड साउथ की तरफ और आपने बना दिया नॉर्थ की तरफ, तो कोई आदमी उल्टा नहीं चला जाएगा? फायदा क्या होगा? हम एरो रिवर्स नहीं कर रहे हैं, मैं तो उसे बना के दिखा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हम बनाते इस तरह से, पर रिप्रेजेंट कौन करता है? वो ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं बोलूं कि एक वेक्टर ये है ए, ये है आपका बी और ये है आपका सी, कुछ इतना बड़ा, ठीक है ना। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? तो सोच के देखो, अगर पॉलीगॉन को क्लोज करते तो आप इस साइड से करते, और टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, तो चौथी साइड आप बनाते कैसे? ऐसे बनाते। पर आंसर क्या होगा इसका? उल्टा। ये वाली जो साइड है ये बता रही है ए प्लस बी प्लस सी। समझ आए? इसमें माइनस साइन वगैरह कुछ नहीं लगाना होता है।
ठीक है ना। तो आप ये भी समझ सकते हो कि अगर किसी ने ऐसे दिया होगा आपको कि चार फोर्सेस हैं मान लो, ठीक है ना, मान लो कि मैं बोल दूं कि हमारे पास चार फोर्सेस हैं, एक है ये ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, तो इन सभी का समीशन कितना होगा? अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि इन सभी का समेशन कितना होगा, तो आप ऐसा सोच लोगे कि मैं तीन को उठा लेता हूं किन्हीं को भी, ए बी सी, तो इनका रिजल्टेंट कौन रिप्रेजेंट करता? क्लोजिंग साइड पॉलीगॉन की। और कैसे? उल्टे ऑर्डर में, ए बी सी, तो उल्टे ऑर्डर में कैसी बनती? ये वाली। तो ये बेसिकली होता है इन तीनों का रिजल्टेंट। तो इन तीनों को हटा के आप ये भी तो ड्रॉ कर सकते हो, और ये लिखा है बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी, और इसकी जगह उल्टा क्या बनाया गया है? डी। समझ आ रहा है ना? इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बस क्या है? ऑपोजिट। ये इन तीनों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इन तीनों वेक्टर्स को मैं इस एरो से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और डी को तो इस एरो से रिप्रेजेंट किया ही गया है क्वेश्चन में। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? डी इस तरह से मिलेगा, और उतनी ही लेंथ का ए प्लस बी प्लस सी इस तरह से मिलेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा? तो वो हम कहेंगे क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। तो यहां से एक प्रॉपर्टी भी आ जाती है, वो ये है कि इफ n वेक्टर्स फॉर्म अ क्लोज्ड पॉलीगॉन देयर रिजल्टेंट विल बी जीरो। अगर ये पूरा ही क्लोज्ड पॉलीगॉन फॉर्म कर जाएंगे तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर वो क्लोज्ड पॉलीगॉन फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है ना, कुछ पर्टिकुलर साइड्स फॉर्म कर देते हैं इस तरह से, तो उनका रिजल्टेंट उनकी आखिरी वाली साइड रिप्रेजेंट करती है, और वो भी ऑपोजिट ऑर्डर में। इसकी जगह अगर आपने ये बना दिया होता पहले से ही, अगर ये वेक्टर्स दिए होते तो इन सभी का समेशन मिलके क्या आ गया होता? जीरो आ गया होता। लेकिन अगर सिर्फ ये दिया हुआ है ए बी सी और डी, तो ये रिप्रेजेंट करेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जांपल ये देख लो आप, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है, क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, इफ five forces act at a point in a plane at equal angles from each other, find the net force on it। ठीक है ना। बेसिकली हम जब भी इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बोला क्या गया है आपको कि फाइव फोर्सेज हैं, पांच फोर्सेज हैं, इक्वल हैं, ठीक है ना, एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, तो नेट फोर्स आपको बताना है, और एफ दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है। 5F। यश का आंसर आया 5F। तो 5F का आंसर बेटा तब आएगा जब फाइव फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। इन्होंने बोला है कि वो एक दूसरे से इक्वल एंगल बना रहे हैं और वो एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा सोचो आप कि तीन फोर्स अगर मैं स्पेस में ड्रॉ करूं, तो इक्वल एंगल कितना बनाएंगे वो एक दूसरे से? बेसिकली आप किसी भी पॉइंट के चारों तरफ टोटल एंगल कितना बनाते हो? 360। तो तीन फोर्स आपस में अगर आपको ड्रॉ करने हैं एक दूसरे से इक्वल एंगल बनाते हुए, तो हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। समझ आ रहा है? अगर हमें चार फोर्स ड्रॉ करने हो, तो आप देखते हो चार फोर्सेज हैं, तो 360/4 यानी कि 90 डिग्री। तो चार फोर्सेज हम कैसे ड्रॉ करते हैं? ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे, कि वो एक दूसरे से कितना एंगल बनाए? इक्वल एंगल बनाए। तो हमें बोला गया है कि फाइव फोर्सेज हैं, आपके पास फोर्सेस का नंबर 5 है, तो वो एक दूसरे से एंगल कितना बना रहे होंगे? तो हम कहेंगे 360 डिग्री/5 यानी कि 72 डिग्री। वो एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे होंगे? 72 डिग्री एंगल बना रहे होंगे। यानी कि आप फोर्सेस को कुछ इस तरह ड्रॉ करोगे, एफ एफ एफ। ठीक है ना। मैंने ये पांच फोर्सेस बना दिए हैं। अब कोई पूछ रहा है कि इनका रिजल्टेंट कितना होगा, तो ईशान बोल रहा है कि इसका आंसर जीरो होना चाहिए। ठीक है। कितने लोगों को लगता है कि इसका आंसर जीरो हो सकता है? यश बोल रहा है एफ।
तो बात सही है, इसका आंसर 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि एक रेगुलर पॉलीगॉन बन गया है। आप ऐसा देखो कि ये सारी डिस्टेंसेस सेम है कि नहीं है, तो ये सारे फोर्सेस मिलके क्या बना देंगे, एक पेंटागन बना देंगे। अगर मैं उन 5 फोर्सेस को ड्रॉ करता हूँ एक पॉइंट पे, तो कुछ इस तरह के दिखेंगे। एक फोर्स आपका ये हो गया, मैं इसे कह देता हूँ F1। एक फोर्स ये हो गया, इसे मैं कह देता हूँ F2। एक फोर्स ये हो गया, इसे मैं कह देता हूँ F3। ये हो गया हमारा फोर्स F4 और ये हो गया F5। मैंने बस नाम दे दिया है, सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है और वो F के इक्वल है। अब मैं डैश लाइन से बनाऊंगा जब मैं इसका एक पॉलीगॉन फॉर्म करूंगा। मैंने स्पेस में शिफ्ट करके एक पॉलीगॉन फॉर्म करना चाहता हूं, तो F1 को तो मैं यही रहने देता हूं। F2 को मैं शिफ्ट कर देता हूं इस जगह पर खुद से पैरेलल, तो ये आपको दिख रहा है कि ये हो गया F2, ठीक है ना। फिर मैं F3 को भी शिफ्ट कर देता हूं खुद से पैरेलल कुछ इस तरह से, तो ये हमें मिल गया F3। अब मैं F4 आप देख सकते हो इस तरफ है, उसे अगर शिफ्ट कर दूं खुद से पैरेलल तो वो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा, तो ये हो गया हमारा F4। F5 जो कि आप देख सकते हो फाइनली इस तरह से, उसे अगर शिफ्ट किया जाए तो वो हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये 5 फोर्सेस अगर इन्हें एक दूसरे से पोजीशन से शिफ्ट करके खुद से पैरेलल अगर रख दिया जाए तो ये फॉर्म कर रहे हैं एक क्लोज्ड पॉलीगॉन। और हमें पता है कि अगर n फोर्सेस इक्वल फोर्सेस एक क्लोज पॉलीगॉन फॉर्म करते हैं तो उसका जो नेट फोर्स हमें मिलता है, नेट फोर्स जो मिलता है उसकी वैल्यू हो जाती है 0। यानी कि उस पॉइंट पर लगने वाले सभी फोर्सेस का सम कितना हो जाएगा 0। यहाँ सभी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल था F, तो ये हो जाएगा उसका आंसर। अब ये देख लो, जैसे क्वेश्चन है एक, 2 फोर्सेस व्हाइल एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन have a resultant of 10 Newton. If they act at right angle to each other, the resultant is found to be 50 Newton. Find the two forces. ठीक है, मुझे नहीं लगता है पॉलीगॉन लॉ के ऊपर क्वेश्चन है, पर सिंपल क्वेश्चन है काफी। बोला गया है बेसिकली अगर कोई गलत करेगा तो लैंग्वेज की वजह से ही करेगा। एक बार खुद ही से पढ़ो और ट्राई करो, फिर मैं समझाता हूँ कि मतलब क्या है क्वेश्चन का। बोला गया 2 फोर्सेज हैं, ठीक है, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, तो इनका रिजल्टेंट आता है 10। यानी कि मैं मान लूं कि एक अगर F1 है और दूसरा अगर F2 है, तो जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो नेट फोर्स आता है 10 न्यूटन। यानी कि मतलब क्या हुआ, F1 माइनस F2, ये हो गया 10। मैंने मान लिया F1 बड़ा है F2 से, ठीक है ना। दूसरा उन्होंने बोला है कि जब वो 90 डिग्री पे एक्ट करते हैं, यानी F1 और F2, तो उन्होंने कहा कि रिजल्टेंट जो आता है वो 50 आता है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो वेक्टर लॉ से, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 90 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है 50। cos 90 डिग्री 0 होता है तो ये टर्म 0 हो गई। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो यहां मिलेगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ये इक्वल होना चाहिए 50 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब बस यहां से पुट कर सकते हो आप, ये हो गया F1 का स्क्वायर प्लस F2 को मैं क्या लिख सकता हूं, F1 माइनस 10 का होल स्क्वायर, ये होना चाहिए 50 का स्क्वायर। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां से आपको F1 मिल जाएगा 40 न्यूटन और आपको F2 मिल जाएगा 30 न्यूटन, ठीक है ना। तो ये तो सिंपली बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इजी सा, ठीक है। तो आगे जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज मैं उसे स्टार्ट नहीं करूंगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन कैसे किसके साथ होता है, ठीक है, स्केलर्स के साथ, वेक्टर्स के साथ, किस तरह से किसी भी वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हो। तो आज हमने जो सीखा है बस उसी पे ध्यान देते हैं। आज हमने एक तो पढ़ा है क्या, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और एक पढ़ा है हमने पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ क्या बता रहा था, two vectors represent the sides of a triangle in a given sense, then the resultant or addition of the two vectors is given by the third side but in opposite sense। और polygon law ने क्या बताया कि अगर n vectors represent करते हैं sides of a polygon, then resultant of those n vectors is given by the closing side। जो closing side होगी, आखिरी वाली side होगी, वो represent करती है उन सभी vectors का summation, ठीक है ना।
F1 क्यों बड़ा है रोहित, तुम्हारा डाउट है? F1 बड़ा, मुझे नहीं पता कि F1 बड़ा है, मैंने गेस किया रैंडमली, किसी को भी आप बड़ा मान सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि F1 F2 तो आपने नाम दिए है ना, आंसर तो 40 और 30 आने वाला है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी तो इक्वेशन F1 माइनस F2 हम लिखेंगे। बेटर होगा जब आप किसी क्लास में आओ तो पिछला वीडियो देख के आओ, ताकि आपको पिछला वाला थोड़ा सा क्लियर रहे, एक बार नोट्स भी थोड़े से देख के आओ, ठीक है, तो इजीली समझ आएगा। अगली क्लास जो होगी वो काफी इंपॉर्टेंट, तो कोई मिस मत करना, क्योंकि उसमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ना है, और बेसिकली आप ये समझ लो कि पूरी फिजिक्स में आगे जो टॉपिक्स होंगे उन सभी में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा यूज है, हद से ज्यादा यूज है, 11th में भी और 12th में भी, ठीक है ना। सर मेरे को एक डाउट है। हाँ बोलो। और जो आप एक जगह पाइथागोरस थ्योरम यूज किए, हाँ, वो मतलब उन लोग का मैग्नीट्यूड पाइथागोरियन ट्रिपलेट होना जरूरी है? मैग्नीट्यूड, जो आप एक जगह पाइथागोरस थ्योरम यूज किए हाँ, थे, क्योंकि वहां पे आपने 90 डिग्री पाइथागोरस हमें दिया हुआ था और वो लेंथ इक्वल ही होगी उसके, आप स्पेस में पैरेलली शिफ्ट कर रहे हो, अगर एक वेक्टर इस तरह से दिया गया था, दूसरा इस तरह से दिया है और तीसरा इस तरह से दिया है, तो रिजल्टेंट जो है जब आप इसे पैरेलल शिफ्ट करोगे स्पेस में, ऑब्वियसली ये इनसे कनेक्ट तो होगा ही होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ के हिसाब से एक ट्रायंगल फॉर्म तो करना ही चाहिए, तीन वेक्टर, क्योंकि ये दो वेक्टर्स है और तीसरा उनका रिजल्टेंट है। अगर वो एरो लंबा हो गया, एक्सीड कर गया नहीं ट्रायंगल, वही तो बात है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, यानी ये तीनों एक ट्रायंगल की साइड होने ही चाहिए ट्रायंगल लॉ के हिसाब से, है कि नहीं, इन तीनों में रिलेशन दी गई है ना कि इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, वरना तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो एकदम एग्जैक्ट लेंथ